Hello everyone and welcome to Nyaya Academy. Today we will talk about prisoners' right to vote. Chali, let's understand whether in the Indian law prisoners have the right to vote. So this issue has very much been in news since the last year because in 2019 three law students from UP they filed a public interest litigation before the Delhi High Court challenging the constitutional validity of section 62 subsection 5 of the Representation of Peoples Act 1951. देखिए 2019 में तीन स्टूडेंट्स ने लॉ स्टूडेंट्स ने इस सेक्शन की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चैलेंज किया बिफोर द दिल्ली हाई कोर्ट। अब सोचने वाली बात यह है कि क्या ऐसा पहली बार हुआ है कि इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चैलेंज किया है या इससे पहले भी कभी इस सेक्शन की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चैलेंज किया गया है। अनदर क्वेश्चन दैट अराइजेस इज व्हाई दिस पर्टिकुलर सेक्शन, व्हाई सेक्शन 62 सबसेक्शन 5 ऑफ ROPA, बिकॉज सेक्शन 62 के अंदर ही वोटिंग राइट जो है सिटीजन्स का मेंशन है। देखिए वोटिंग राइट के बारे में थोड़ा सा और बात करना यहाँ पे जरूरी बनता है टू अंडरस्टैंड वेदर दिस राइट टू वोट इज अ लीगल राइट बिकॉज ये स्टैट्यूट में मेंशन है, और इज इट अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, क्या कॉन्स्टिट्यूशन में इसके बारे में कुछ लिखा गया है, इज देयर एनी आर्टिकल, और इट इज अ फंडामेंटल राइट। सो लेट्स डिस्कस दैट। सी, राइट टू वोट is provided by our constitution and also by the Representation of Peoples Act 1951. And also there are certain disqualifications which are mentioned in this act, Representation of Peoples Act, where a list is given that persons who are covered under this in this list will be disqualified from voting. So let's understand. Article 326 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, इट गारंटीज द राइट टू वोट टू एवरी सिटीजन अबव 18 इयर्स ऑफ एज। देखिए यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज की बात करता है आर्टिकल 326, तो जो भी 18 साल से उम्र की ऊपर है दे आर गिवन द राइट टू वोट बाय कॉन्स्टिट्यूशन। एंड सेक्शन 62 ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट स्टेट्स दैट every person who is in the electoral roll of that constituency will be entitled to vote. So the question arises whether is right to vote is a fundamental right or a constitutional right or a legal right. Here we have to remember that our Supreme Court has made it very clear that right to vote is a constitutional right. See, fundamental rights में right to vote expressly कहीं भी provided नहीं है, but आगे हम देखेंगे कि right to vote emanates from the right to freedom of speech and expression जो article 19 में mentioned है, though it is not a fundamental right. Be very clear on this that right to vote is not a fundamental right, and our Supreme Court has made it amply clear that it is a constitutional right. Also इस एक्ट के अंदर जो सेक्शन 62 है उसमें हमारा राइट टू वोट मेंशन है कि जिसका भी नाम इलेक्टोरल रोल में होगा, जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी का वो रजिस्टर्ड वोटर है, वहां पे उसको वोट डालने का अधिकार दिया जाएगा, उस इंसान को जो 18 साल से ऊपर की उम्र का है। एंड 2014 में ECI इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ये बात क्लियर की थी कि जो लोग प्रिवेंटिव कस्टडी में हैं उनके पास तो राइट टू वोट है, लेकिन जो अंडर ट्रायल्स हैं एंड जो कॉन्विक्ट्स हैं, जो सजा काट रहे हैं, जो दोषी करार दे दिए गए हैं, दे विल नॉट हैव द राइट टू वोट। हाउएवर द एक्ट अलाउज दैट पर्सन हु आर सर्विंग सेंटेंसेस लेस देन 2 years they can contest election from prison. So here this point is very much debatable कि प्रेजेंट में अगर कोई है उसको वोट डालने नहीं दिया जाएगा, चाहे वो कोई भी सजा काट रहा है या उसको सजा अगर नहीं भी मिली है, वो अंडर ट्रायल है तब भी, लेकिन अगर किसी को 2 साल से कम की सजा मिली है तो वो प्रिजन से या जेल से इलेक्शन जरूर कंटेस्ट कर सकता है। सो दिस इज अ वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल पॉइंट, वेरी मच डिबेटेबल। चलिए बात करते हैं कि प्रिजनर्स को जो वोटिंग का अधिकार नहीं दिया गया है ये कहाँ मेंशन है। देखिए सेक्शन 62 मैंने आपको बताया कि यहाँ पे हमारा राइट टू वोट ROPA के अंदर लिखा गया है, लेकिन इसी सेक्शन का सब सेक्शन 5 जो है इट बार्स प्रिजनर्स फ्रॉम वोटिंग। अब देखिए प्रिजनर्स में क्या कवर हो रहा है यहाँ पर, प्रिजनर्स में अंडर ट्रायल्स जो है एंड कॉन्विक्ट्स, these two categories of people are barred from voting, and the proviso to this section
makes it amply clear that जो लोग preventive detention है, people who are subjected to preventive detention or under preventive custody, they will not be barred from voting. Hence, preventive detention में अगर कोई है, so they can vote. Preventive detention में, if any person is kept under preventive detention, they are not barred from voting. Also, Chapter 43 of the Reference Handbook on the General Elections, which was released by Election Commission in 2014, made it clear that under trials are expressly excluded from voting even if their names are on the electoral rolls. See, we have seen that prisoners are barred from voting. We have also seen कि कौन सा लॉ है, कहाँ लिखा है, सेक्शन 62 सबसेक्शन 5 में मेंशन है क्लियर, और ECI ने अपनी हैंडबुक रिलीज करके 2014 में क्लियर कर दिया था कि नॉट जस्ट कॉन्विक्ट्स, इवन अंडर ट्रायल्स आर बार्ड फ्रॉम वोटिंग. बट रीजन क्या है, व्हाई द प्रिजनर्स आर बार्ड फ्रॉम वोटिंग? Let's understand. So there are many reasons that I've mentioned here. One is that civil death should be a part of punishment. Civil death कैसे? देखिए, there are certain civil rights which are granted to each citizen, each person. So by taking away the voting right from you, the government or the law is taking away your civil rights, hence causing the civil death of a person. And this should form a part of the general or normal punishment which that prisoner is undergoing. So अगर आप सजा काट रहे हैं किसी क्राइम की, तो उसके साथ आपकी सिविल डेथ भी हो जाएगी. कैसे? Because you will be barred from voting. So ये एक तरह की पनिशमेंट ही है, एड ऑन पनिशमेंट हम कह सकते हैं, जो आपको मिलेगी because you have committed certain crime. Next, prisoners who have broken the social contract and have voluntarily put themselves outside the social order. देखिए, ये आर्गुमेंट दिया जाता है कि प्रिजनर्स ने सोशल कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ा है, सोसाइटी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट, दैट दे विल लिव पीसफुली, दे विल लेट अदर्स लिव पीसफुली, दे विल अबाइड बाय द रूल्स ऑफ द सोसाइटी, एंड बाय ब्रेकिंग दैट सोशल कॉन्ट्रैक्ट, बाय ब्रेकिंग द रूल्स दैट दे अग्रीड टू अबाइड, they have voluntarily put themselves outside the social order, and hence they must face the consequences, and the consequence here is that they are barred from voting. The third argument that is given is to preserve the purity of the ballot box. Ballot box की purity को preserve करने के लिए, see, purity की यहाँ पे हम कह रहे हैं, बात कर रहे हैं, it means by not mixing the anti-social elements or criminals in the voting process. Fourth argument is to disallow those who have broken laws to engage in the political process, that by barring them from voting, by barring under trials or convicts from voting, we are disallowing those persons to engage in the political process who have broken laws, and by doing this, we show that the society has respect for the laws. Then, powerful moral symbol from society that convicts behavior is unacceptable. If you are barring the prisoners from voting, it gives a powerful moral symbol from society that any convict's behavior is unacceptable, that society will not accept such antisocial behavior or criminal behavior from the convict side, hence he will be barred from voting. And lastly, it is argued that barring a prisoner from voting will act as deterrent for other people who are going to commit crimes. So these are some of the reasons that are given for prisoners, these are the reasons why they are barred from voting. Now let's understand what are the arguments in support of prisoners voting right. हमने देखा कि उनको वोट ना देने का अधिकार जो है, उसके फेवर में क्या, उसके अगेंस्ट क्या आर्ग्यूमेंट्स थे. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि प्रिजनर्स को जो वोटिंग राइट्स नहीं दे रहे हैं, ये क्यों सही है, इस बात के सपोर्ट में क्या आर्ग्यूमेंट्स दिए जाते हैं. The first is that there is no differentiation between those who have been charged with heinous crimes such as murder and sexual assault and of minor offences. Hence, those with even minor transgressions are denied their voting rights. देखिए, जो लोग कहते हैं कि प्रिजनर्स को वोटिंग राइट देने चाहिए, वो क्या आर्ग्यूमेंट्स दे रहे हैं अपनी बात के सपोर्ट में, ये आर्ग्यूमेंट्स यहाँ मेंशन्ड है. और पहला कह रहा है कि जो ये ब्लैंकेट बैन जो लगाया हुआ है कि कोई फर्क नहीं कर रहे हैं, लॉ इज मेकिंग नो डिफरेंशिएशन बिटवीन पीपल हु आर चार्ज विद हीनियस ऑफेंसेस, जिन्होंने हीनियस क्राइम्स किए हैं, मर्डर या सेक्सुअल असॉल्ट,
एंड जिन लोगों ने माइनर क्राइम्स किए, तो अगर किसी ने कोई छोटा मोटा क्राइम भी किया उसको भी वोटिंग राइट्स डिनाई किए जाते हैं। तो यहाँ पे ये आर्ग्यूमेंट दिया जाता है कि लॉ को फर्क करना चाहिए बिटवीन पीपल who have committed heinous offenses and those who have committed minor offenses or are first time offenders. Next is all categories of prison population, चाहे वो convict हो, चाहे वो under trial हो या वो custody में हो, they all are denied the right to vote. तो ये blanket ban लगाना गलत है, differentiation होना चाहिए, सब पे ban लगाना गलत है. At least under trials or the people who are in custody who are not proven guilty yet, they should not be denied the right to vote. तीसरा आर्ग्यूमेंट जो दिया जाता है वो ये है that while changes in laws governing prison conditions and criminal justice system directly impact them, the prisoners themselves have no say in the choice of representatives who make those changes. देखिए, प्रिजन की जो कंडीशंस होती हैं, प्रिजन से रिलेटेड जो लॉज होते हैं एंड जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, उनसे रिलेटेड जो लॉ बनाने वाले लोग हैं, तो अगर प्रिजनर्स को वोटिंग का राइट ही नहीं है तो वो कैसे चूज करेंगे अपने रिप्रेजेंटेटिव्स, दोज रिप्रेजेंटेटिव्स हु आर गिवन द पावर टू मेक लॉज गवर्निंग प्रिजन कंडीशंस एंड क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम. बिकॉज देखिए, प्रिजन कंडीशंस और क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का सीधा असर प्रिजनर्स पे पड़ता है. तो अगर उन्हीं को वोट डालने का अधिकार नहीं दिया जाएगा तो वो अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने वाले रिप्रेजेंटेटिव्स को कैसे चुनेंगे. नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट दैट इज गिवन इज issues like overcrowding, institutional violence, lack of facilities such as sanitation, hygiene, food and amenities like newspapers, books, etc. All these issues can never be addressed or improved if those who are living in prisons do not get a chance to become a part of the democratic process. देखिए, ये जो मुद्दे हैं, ओवरक्राउडिंग ऑफ प्रिजन्स, प्रिजन के अंदर जो वायलेंस देखी जाती है, फैसिलिटीज की जो कमी है, सैनिटेशन की, हाइजीन की, फूड की, न्यूज़पेपर की, बुक्स की, ये सारे इश्यूज जो हैं ये डायरेक्टली प्रिजनर्स को इम्पैक्ट करते हैं. और इन प्रिजन की कंडीशन कभी भी इम्प्रूव नहीं हो पाएगी अगर इन लोगों को डेमोक्रेटिक प्रोसेस का पार्ट नहीं बनाया जाए. यानी प्रिजनर्स को अगर वोटिंग राइट नहीं दिए जाएंगे तो इनके प्रिजन्स के हालात कैसे बदलेंगे. अगर इन लोगों के द्वारा चुना गया कोई इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव नहीं होगा ऊपर गवर्नमेंट में, सरकार में, जो इनकी चिंताओं को व्यक्त करेगा ऊपर, तो बदलाव कैसे आएगा. नेक्स्ट आर्गुमेंट दैट इज गिवन इज इट इज लॉजिकल टू आस्क दैट if incarceration means putting someone in jail doesn't strip a person of citizenship, why should it lead to denial of voting rights. देखिए, ये कह रहे हैं कि बहुत ही लॉजिकल सवाल है कि अगर किसी को जेल में डाल देने से उसकी सिटीजनशिप नहीं छिनती उससे या नहीं छीनी जाती, ही स्टिल अ सिटीजन. अगर वो अभी भी सिटीजन है तो उसे वोटिंग राइट क्यों मना किए जा रहे हैं. दिस फॉर्म ऑफ एक्सक्लूजन इट डिस्प्रपोर्शनेटली अफेक्ट्स द सोशो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज. ये जो एक्सक्लूजन है, एक्सक्लूजन ऑफ दोज पीपल हु आर अंडरगोइंग सेंटेंस, This affects those people who are socio-economically disadvantaged, जो पिछड़े लोग हैं. And lastly, it is ironic that while those charged with crimes can contest elections, they cannot vote. देखिए, ये पॉइंट मैंने आपको शुरू में भी डिस्कस किया था, मैंने बताया था इट इज डिबेटेबल कि प्रिजन में अगर कोई किसी गुनाह की सजा काट रहा है, अगर उसकी 2 साल से कम की सजा अगर वो काट रहा है, he can contest election, but he cannot vote. So in this case, prisoners are deemed to be lesser citizens even before their crimes have been proven. देखिए, अंडर ट्रायल्स को भी, अंडर ट्रायल्स अभी उनका ट्रायल पूरा नहीं हुआ है, द ट्रायल इज स्टिल अंडरगोइंग, कन्विक्ट नहीं करार दिया गया है. So by barring even under trials from voting, they are deemed to be lesser citizens and even before their crimes have been proven. See, we have to remember that हमारे criminal justice system में we follow the principle that innocent until proven guilty. So why are they barred from voting if they are yet presumed to be innocent, if their guilt has not been proved yet? So this is a very moot question. See, National Crime Records Bureau NCRB के प्रेजेंट स्टैटिस्टिक्स डेटा जो 2014 में उन्होंने रिलीज किया था, उसके हिसाब से अराउंड 4 लाख, अप्रोक्सीमेटली 4 लाख पीपल, 4 लाख कॉन्विक्ट्स, amongst which
2,82,000 something were under trials, and around 1,31,517 convicts who were lodged in the prisons of India, they were barred from voting. Some of these persons who were undergoing or under trials or convicts, they could not make bail for themselves because they did not have the money. So a question here arises, and this is a very legitimate and valid question which one should ask. How is it democratic that those with money and power who can get out on bail get the right to vote, and those who cannot make bail are denied this right? So ये बहुत ही वाजिब क्वेश्चन है जो यहाँ पे हमें पूछना चाहिए, पूछना बनता है कि ये कैसे डेमोक्रेटिक है, ये कैसे लोकतांत्रिक है कि जिनके पास पैसा है, जिनके पास पावर है, जो बेल पे छूट सकते हैं, जो छूट जाते हैं, उनको तो वोट का अधिकार मिल जाता है, पर वो गरीब लोग जो बेल के पैसे नहीं दे सकते अपने, उनको वोटिंग राइट डिनाई कर दिया जाता है. This is a very good question that one must ask. This is a thought-provoking question which one must put before our legislators so that they can think on this point and make certain changes. Also, there should be a reasonable differentiation between prisoners who are incarcerated in case of heinous or serious offences and those who are in jail for minor and petty offences. So, ये argument जो है ये बहुत cases में दिया जाता है कि कोई रीजनेबल डिफरेंशिएशन होना चाहिए, रीजनेबल क्लासिफिकेशन होना चाहिए बिटवीन दोज प्रिजनर्स जो बहुत ही गंभीर और सीरियस ऑफेंसेस की सजा काट रहे हैं और वो जो छोटे मोटे केसेस में अंदर है. सी दिस इशू इज नॉट रेज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम. जैसा कि मैंने आपको बताया शुरू में कि 2019 में 3 लॉ स्टूडेंट्स ने, यूपी के जो लॉ स्टूडेंट्स थे, उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट के सामने PIL फाइल की थी. तो ये पहली बार नहीं हुआ है कि इस मुद्दे पर PIL फाइल की है. दिस इशू वाज नॉट रेज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन 2019. 1997 में अंकुल चंद्र प्रधान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. देखिए, आपको एक केस लॉ रिमेंबर करना पड़ेगा. यू हैव टू रिमेंबर दिस केस लॉ बिकॉज इट कैन बी आस्क्ड इन द फॉर्म ऑफ MCQ in certain law exam, competitive exams. So do remember this. Otherwise also this is a landmark judgment in case of prisoners voting right. So this is a landmark judgment in case of prisoners voting right. Do remember Ankul Chandra Pradhan versus Union of India, 1997 Supreme Court का case है. In this case also section 62 subsection 5 of the Representation of People Act was challenged as violative of Article 14 right to equality के खिलाफ, as it makes an arbitrary distinction between people who are in prison and people who are out on bail or parole. But the Supreme Court rejected these contentions, and Supreme Court cited the following reasons: that there will be a resource crunch if we permit every person in prison to vote. It would require deployment of much larger police force and greater security. So this was the administrative reason that the Supreme Court gave कि प्रशासनिक तौर पे इसको मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा कि प्रिजन में जितने लोग हैं अगर उनको वोट डालने के लिए हम अलाउ कर दें, सो पुलिस फोर्स बहुत ज्यादा चाहिएगी जो उनको पोलिंग बूथ तक लेके जाएगी. मच ग्रेटर सिक्योरिटी विल बी नीडेड एंड वी आर ऑलरेडी फेसिंग रिसोर्स क्रंच. वी डू नॉट हैव दैट मच पुलिस फोर्स एंड सिक्योरिटी पर्सनल. दिस वाज द रीजन दैट सुप्रीम कोर्ट गिव इन 1997. लेकिन वी शुड रिमेंबर हियर दैट ये दिक्कत आज के टाइम पे इतनी नहीं होगी बिकॉज rather than taking the prisoner to the polling booth, we can take the polling booth to the prisoner. यानी prisons में ही जो ballot machine है वो install की जा सकती है and they can vote by staying in the prison, by remaining in the prison. तो इसे security issue जो है this can be avoided. Next reason that was given by Supreme Court is a person who is in prison as a result of his own conduct cannot claim equal freedom. कि कोई इंसान जो जेल में सजा काट रहा है वो अपनी गलती के कारण काट रहा है, hence he does not have the right to claim equal freedom. Third reason जो दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, which was a legal reason, that barring prisoners from voting, the objective behind it is that to keep persons with criminal background away from the election scene. यानी criminalization of politics को रोकने के लिए ऐसा करना जरूरी है. See, the argument that prisoners cannot claim equal freedom of movement and expression, which is guaranteed under Article 19, does not stand. This argument does not stand at all because the apex court itself in state of Maharashtra versus Prabhakar Pandurang held that a prisoner retained the freedom of expression when it allowed an imprisoned person
to publish a book that he had written while he was in prison. देखिए सुप्रीम कोर्ट ने जो आर्ग्यूमेंट दिया है कि एक पर्सन जो प्रिजन में है अपनी खुद की गलती के कारण वो इक्वल फ्रीडम क्लेम नहीं कर सकता, ये आर्ग्यूमेंट सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस केस में जो दिया था अंकुल चंद्र प्रधान ने, इट डज नॉट स्टैंड, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही एक केस में, और उस केस का नाम है स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस प्रभाकर पांडुरंग के केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये बात क्लियर की थी कि प्रिजनर के पास उसका फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन रहेगा, क्योंकि इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक प्रिजनर को अलाउ किया था कि वो बुक पब्लिश कर सके जो उसने लिखी थी व्हाइल ही वाज इन प्रिजन। सो जब इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन अलाउ किया है, व्हाई नॉट इन केस ऑफ प्रिजनर्स? बिकॉज वोटिंग राइट एमिनेट्स फ्रॉम द राइट ऑफ फ्रीडम to speech and expression. Also, we have to understand here that there is a difference between right to vote and freedom of voting, which was beautifully explained by our Supreme Court in PUCL versus Union of India 2013. देखिए, राइट टू वोट फंडामेंटल राइट नहीं है, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया, मैंने आपको फर्स्ट ही ये बताया था, इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। आर्टिकल 326 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट यूनिवर्सल एंड फ्रेंचाइज। In this case, PUCL versus Union of India, Supreme Court made a distinction between the right to vote and freedom of voting. See, this is a very important point and not many people know this. So, be very careful when you understand this. देखिए कोर्ट ने क्या कहा? The court held that although the right to vote is only a constitutional right. So, देखिए यहाँ पे कोर्ट ने ये बात भी क्लियर कर दी that right to vote is a constitutional right. The freedom of voting, it falls under the ambit of the word expression which is used in Article 19(1)(a). Article 19(1)(a) which talks about right to freedom of speech and expression. तो expression जो शब्द है यहाँ पर, इसके अंदर हमारा freedom of voting covered होता है. The freedom of voting emanates from the word expression. This means that while a statute can decide, while an act, a law can decide the modalities of voting, the act of voting is guaranteed under 19(1)(a) of the Constitution. So this is the difference. However, even a statute deciding the modalities of voting need to pass the non-arbitrariness test, which is enshrined under the Article 14 of the Constitution. देखिए, कोर्ट ने यहाँ पे बोला कि modalities of voting, the technicalities of voting, स्टैट्यूट उस पर डिसाइड कर सकता है, कोई लॉ आप उस पर बना सकते हैं, लेकिन जो एक्ट है वोटिंग का, द वेरी एक्ट इटसेल्फ, इट इज गारंटीड अंडर आर्टिकल 19(1)(a). देखिए वोट कैसे डालना है, किस तरीके से डालना है, कहाँ डालना है, ये सारी चीजें स्टैट्यूट डिसाइड कर सकता है, द मोडालिटीज ऑफ वोटिंग। लेकिन जो एक्ट ऑफ वोटिंग है कि वोट डालना है, हर किसी को वोट डालने का जो अधिकार दिया गया है, it is guaranteed under Article 19(1)(a), which is fundamental. So, the law which decides the modalities of voting, it must pass the non-arbitrariness test. It should not be arbitrary. The law should not be arbitrary, because it is made amply clear by Article 14 that any law which is arbitrary, which does not stand the test, or which violates fundamental rights, is violative of the Constitution. So the court also held that there was an intelligible differentia. देखिए अभी तक we were saying that there is no intelligible differentia. सभी जो जिन लोगों ने केस फाइल किया था कोर्ट में, they were arguing this, that there is no reasonable classification, there is no intelligible differentia, that कोई differentiation ही नहीं है between those people who have committed serious offences, heinous offences, and those who are guilty of minor transgressions or offences. But court gave its reasoning that there is an intelligible differentia between people who are in prison and who are outside. And what is that intelligible differentia? That by doing this, by prohibiting those people who are inside a prison from voting, the court is serving the larger purpose of preventing criminalization of politics and maintaining electoral probity. कि ये वोट देने का अधिकार जो है, ये छीन कर प्रिजनर्स से ये क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स को रोका जा रहा है। ये कोर्ट ने रीजन दिया दैट दिस इज द इंटेलिजिबल डिफरेंशिया, दिस इज द रीजन बिहाइंड बारिंग प्रिजनर्स फ्रॉम वोटिंग, दैट वी हैव टू प्रिवेंट criminalization of politics and hence maintain electoral probity. Now let's see certain countries who have given the right to vote to prisoners. Obviously India is not in the list,
India has not yet recognized the right to vote to its prisoners. Canada, USA, France, Spain, Italy, and 18 other European countries, Ireland. See, an interesting thing about Ireland is that it gave voting rights to its prisoners without any public outcry demanding for it. Iran, Israel, even Pakistan has given the right to vote to its prisoners. South Africa, Ghana, Kenya, Botswana, Ireland, Spain, Czech Republic, Sweden. So these are some of the countries who have given the right to vote to its prisoners. But there are certain countries like Romania, Iceland, Netherlands, Slovakia, Luxembourg, Cyprus, and Germany. They have opted for a middle path. They have not allowed complete voting rights, but voting is allowed subject to certain permits and conditions, such as the quantum of sentence served. So, for example, if a prisoner is undergoing less than 3 years of sentence, he is allowed voting. But 3 साल से ज़्यादा की जो सज़ा काट रहे हैं, they are not allowed to vote. Or, for example, अगर any prisoner is convicted of a heinous offence, serious offence, they are not allowed voting. Or if any person is on the death row, he is not allowed voting. So there can be any number of permits or conditions which can be laid. So these countries have opted for the middle path. They have not given complete voting rights to all the prisoners. So certain limitations and conditions are levied on the prisoners depending upon the quantum of sentence served. So in conclusion, we can say, सबसे पहले ये देखते हैं कि देखिए PIL जो फाइल की थी इन 3 स्टूडेंट्स ने, इनकी PIL डिसमिस कर दी थी फरवरी 2020 में, जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि फरवरी 2020 में इसका डिसीजन आया. दिल्ली हाई कोर्ट हैज डिसमिस्ड दिस PIL and has again this PIL has again raised a pertinent issue that voting right of prisoners ये देना चाहिए या नहीं. So here we should ask ourselves that do we want a retributive system? क्या हमें retributive system चाहिए where we expect eye for an eye, tooth for a tooth, where citizens who commit crimes they are condemned and forgotten, or should we aspire for a reformative society where the prisoners are not denied their basic human rights and a system which aims at improving, which aims at helping them improve and integrate back into the society when they are released? So we have to ask ourselves this question, that do we want a retributive system, or do we want a reformative society? And right to vote for prisoners is one step towards shaping our criminal justice system into a caring and reform oriented institution, one that abides by the universally accepted human rights values. देखिए, this is very important, this issue is very important and it can be asked even in interviews. अगर आप जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं, इंटरव्यू में सवाल किया जा सकता है कि व्हाट डू यू थिंक, प्रिजनर्स की वोटिंग राइट देने चाहिए या नहीं देने चाहिए. सो यू कैन कोट दिस कंक्लूजन. अगर आप ये यहाँ पर जो मैंने ये कुछ लाइंस मेंशन की हैं, इफ यू विल से this will like beg you, this will like get you so many marks, because this is a very craftily formed reply to this issue. Also, right to vote has been acknowledged under Article 21 of UDHR. देखिए, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स जो है उसका आर्टिकल 21 एंड आर्टिकल 25 ऑफ ICCPR. तो ये जो इंटरनेशनल कन्वेंशन है, इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं, इसमें राइट टू वोट को एक ह्यूमन राइट के तौर पर रिकॉग्नाइज किया है. बट इंडिया still remains one of the very few countries that retains a blanket ban on prisoners' franchise rights, despite being a party to both the conventions. See, we have subscribed to UDHR, we are a party to ICCPR, but we have not yet recognized the prisoners' right to vote. We have like complete blanket ban on all the prisoners. We have denied voting rights to all the prisoners, even under trials. So this begs the question, that is it high time for us to change this system from a retributive one to a reformative one? And giving right to vote to prisoners is one step towards shaping this system. Thank you so much for watching.
एंड अगर आपको वीडियो पसंद आए, इफ यू वांट मोर सच टॉपिक्स, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो एंड गिव इट अ thumbs up and what like spread it with your friends, and thank you so much.